हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एसएमजी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में अपने लोग कवर किए थे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। अपने लोगों का क्लास 11th के फिजिक्स का एक लेक्चर सीरीज चल रहा है अभी, जिसमें अपने लोग 5 लेक्चर कवर कर चुके हैं। यूनिट नंबर 2 यूनिट एंड डायमेंशन का, जिसमें इसके जस्ट पिछले वाले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 5 में अपने लोग कवर किए थे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, और इस पे बेस्ड बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे। और एक क्वेश्चन आप लोगों को घर से बनाने के लिए भी हम दिए हुए थे, तो अगर नहीं बना तो कमेंट कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन देने का हम कोशिश करेंगे। अगर बन गया तो अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक, जो डायमेंशन जितना अभी तक हम पढ़े हैं उसका यूज है कुछ, या ऐसे ही पढ़ रहे हैं, तो वही आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो कम से कम लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 दो लेक्चर कम से कम आप ज़रूर देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके आप उसको विजिट कर लें। इसके बाद आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज कंटिन्यू करते हैं अपने न्यू टॉपिक से, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। यानी डायमेंशनल एनालिसिस जो हम पढ़ रहे हैं इसका क्या यूज है नहीं है वो आज हम देखेंगे। तो अगला हेडिंग डालिएगा, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। यानी कि अपने लोग जो अभी डायमेंशन पढ़े हैं उसका क्या क्या यूज हो सकता है। तो पहला एप्लीकेशन दीजिएगा, टू चेक to check the accuracy और correctness of any physical equation और फॉर्मूला। यानी फ्रेंड्स, अपने लोगों का डायमेंशनल एनालिसिस का पहला यूज है कि कोई भी इक्वेशन हमको दिया हुआ है या कोई फॉर्मूला हमको दिया हुआ है वो सही है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। चेक करना अपने लोगों को कि मान लीजिए दिया हुआ अपने लोगों के पास s बराबर यू टी, जहाँ पे s दिया हुआ है डिस्टेंस और u दिया हुआ है वेलोसिटी और t दिया हुआ है टाइम। तो बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन हम लिखे हैं, ये फॉर्मूला जो हम लिखे हैं अभी, s बराबर यू टी, s डिस्टेंस, u वेलोसिटी, t टाइम, तो ये जो फॉर्मूला लिखे हैं ये सही है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे अपने लोग, एक बार LHS में जाएंगे और एक बार RHS में जाएंगे, दोनों तरफ देखेंगे डायमेंशन निकाल करके। अगर इसका डायमेंशन, LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन सेम आएगा तो बोलेंगे अपने लोगों का जो इक्वेशन लिखा हुआ है, जो फॉर्मूला लिखा हुआ है करेक्ट है। और जो
अगर LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन अगर इक्वल नहीं आएगा तो बोल देंगे कि जो फॉर्मूला हम लिखे वो इनकरेक्ट है, गलत है। जैसे देखिए इन LHS में चलते हैं। LHS डायमेंशन ऑफ S क्या है? डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो जाएगा? डिस्टेंस एक लेंथ होगा तो इसका डायमेंशन कैपिटल L। अब चलिए RHS में चलते हैं। इन RHS डायमेंशन ऑफ UT का डायमेंशन क्या हो जाएगा? U है वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, इसका डायमेंशन हो जाएगा LT-1 और T टाइम, तो T का डायमेंशन कैपिटल T। देखिए T के पावर -1 और T के पावर 1 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा L। नहीं देखिए डायमेंशन ऑफ S बराबर डायमेंशन ऑफ UT। देखो इसका भी L आया है और इसका भी L आया है, यानी LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन सेम है। यानी लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ S इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ UT। डायमेंशन ऑफ S बराबर डायमेंशन ऑफ UT। हम क्या कर सकते हैं? हेंस given equation is dimensionally correct। यानी कि जो अपने लोगों के पास जो इक्वेशन दिया गया है वो डायमेंशनली करेक्ट है। ये वर्ड हम क्यों लिखे हैं अभी, बस एक दो क्वेश्चन अभी करेंगे, उसमें पता चल जाएगा कि हम डायमेंशनली करेक्ट क्यों लिखे हैं। यानी कोई पूछेगा कि इक्वेशन बताओ सही है कि नहीं डायमेंशन के हेल्प से, तो बोलेंगे कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, सीधा करेक्ट नहीं बोलेंगे। समझ रहे हैं? अगर सीधा करेक्ट बोल देंगे तो थोड़ा सा गलत इंप्रेशन बनेगा। इसीलिए कोई अगर पूछे कि बताओ ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, तो इक्वेशन को चेक करेंगे, LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के बराबर आ जाएगा तो बोलेंगे गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, सीधा करेक्ट नहीं बोलेंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो रब करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखते हैं कि कैसे चेक करेंगे। लिखा हुआ S बराबर UT प्लस हाफ AT², जहाँ पे S दिया हुआ है डिस्टेंस, एक्चुअल में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है लेकिन फिलहाल समझिए डिस्टेंस। S बराबर डिस्टेंस, U बराबर वेलोसिटी और T बराबर दिया हुआ है टाइम। तो अपने लोगों को चेक करना है जो इक्वेशन हम लिखे हैं वो करेक्ट है या नहीं है। तो चलिए LHS में चलते हैं। इन LHS क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ S इज इक्वल टू कैपिटल L, क्योंकि S भी एक डिस्टेंस ही है। और RHS में चलिए तो देखिए प्रिंसिपल होमोजेनिटी यही बोल रहा था कि हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होगा, यानी इस साइड का जितना टर्म होगा उसका डायमेंशन और इस साइड का जितना टर्म होगा उसका डायमेंशन अगर सेम हो जाएगा तो मेरा इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा। RHS में चलते हैं। इन RHS क्या होगा? डायमेंशन ऑफ UT का डायमेंशन कितना होगा? U वेलोसिटी, T टाइम, तो क्या हो जाएगा? U का डायमेंशन LT-1 और T का डायमेंशन कैपिटल T, क्या बचेगा यहाँ पे? L। चलिए अब चलते हैं डायमेंशन ऑफ, एक टर्म और बच गया है, हाफ AT², जहाँ पे A दिया हुआ है एक्सेलरेशन, A है एक्सेलरेशन, हाफ AT², हाफ डायमेंशन लेस, A का डायमेंशन LT-2, क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, LT-2 और T का डायमेंशन T और पावर है 2 तो 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? कैपिटल L। तो देखिए
एल एच एस का जितना जितना टर्म एल एच एस में था उसका डायमेंशन और आर एच एस का हर एक टर्म का डायमेंशन इक्वल है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, हेंस गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। यानी अपने लोग का जो इक्वेशन दिया हुआ है वो डायमेंशनली करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे क्या हम डायमेंशनली करेक्ट क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा। देखिए LHS का डायमेंशन देखे हैं तो L आया है, और RHS के इसका डायमेंशन देखे हैं तो UT आया है L, और RHS के इस टर्म का डायमेंशन देखे हैं तो कितना आया है, हाफ AT स्क्वायर का डायमेंशन भी L आया है। देखिए तो हाफ तो डायमेंशन लेस था, समझ पा रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, डायमेंशनली करेक्ट हम इसीलिए बोल, देखिए यहाँ पे अगर हम हाफ के जगह पे 1/8 कर देते फिर भी बोलता डायमेंशन की मदद से कि मेरा इक्वेशन जो है ये वाला सही है, लेकिन एक्चुअल में इक्वेशन ये गलत है। इसीलिए हम डायमेंशनली करेक्ट बार बार लिख रहे हैं, क्योंकि LHS का डायमेंशन RHS के हर एक टर्म के डायमेंशन के बराबर है, इसलिए हम बोले डायमेंशनली करेक्ट है, ना कि करेक्ट है। ठीक, अब मान लीजिए 8 के जगह पे यहाँ पे हम 100 दे देते, फिर भी बोलता है डायमेंशन की मदद से चेक करते तो बोलते इक्वेशन सही है। 1/100 के जगह पे नहीं देके 0.95 दे देते, फिर भी बोलता है डायमेंशन की मदद से कि मेरा इक्वेशन सही है। समझ पा रहे हैं मेरा बात, क्योंकि जो नंबर है नंबर डायमेंशन लेस होता है, तो बोल सकते हैं क्या कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इसीलिए बोलते हैं डायमेंशनली करेक्ट है, डायरेक्ट करेक्ट नहीं बोलते हैं। जबकि इक्वेशन यहाँ पे 0.95 है, ये गलत है, क्योंकि 9th क्लास में पढ़े हैं S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं डायमेंशनली करेक्ट है, ना कि करेक्ट है। डायरेक्ट हम करेक्ट है नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं डायमेंशनली करेक्ट है। अब समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। इसीलिए कोई पूछे, कोई इक्वेशन चेक करने के लिए दे और बोले कि इक्वेशन सही है या गलत है, चेक करके बताओ डायमेंशन की मदद से, तो ये वर्ड लिखना है डायमेंशनली करेक्ट। इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है, सीधा करेक्ट नहीं लिखना, नहीं तो इंप्रेशन थोड़ा सा खराब हो जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखिए। P बराबर दिया हुआ है रो जी एच, जहां पे P दिया हुआ है प्रेशर, रो दिया हुआ है डेंसिटी, G दिया हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और H दिया हुआ है हाइट। एक्चुअल में मैनोमेट्रिक हाइट होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए P बराबर दिया है रो जी एच, तो चेक करना है हमको कि इक्वेशन जो हम लिखे हैं ये करेक्ट है या नहीं है। समझ पा रहे हैं। यहाँ देखिए LHS में चलते हैं, इन LHS डायमेंशन ऑफ P कितना हो जाएगा, प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब बोले थे कि फोर्स का डायमेंशन याद कर लेने के लिए, क्योंकि बार बार यूज होता है, तो MLT-2 और बट्टे में एरिया का डायमेंशन L²। कितना आएगा इसका डायमेंशन, ML-1T-2। चलिए LHS का डायमेंशन कितना आया, ML-1T-2। RHS में चलते हैं, इन RHS डायमेंशन ऑफ रो जी एच, एक टर्म है तो रो जी एच, रो क्या है डेंसिटी यानी मास अपॉन वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा मास का मीटर m और वॉल्यूम का L³ मल्टीप्लाइड बाय जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी तो एक्सेलरेशन है, तो इसका यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या इसको लिख सकते हैं L बट्टे में T का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय h, हाइट है तो हाइट भी एगो लेंथ ही होगा, इसकी जगह पे L लिख सकते हैं। देखिए
एल के पावर 3 एल के पावर 2 तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये एम एल -1 टी -2। देखिए एल एच एस का जो डायमेंशन था एम एल -1 टी -2 और आर एच एस का भी डायमेंशन है एम एल -1 टी -2। तो क्या लिख सकते हैं हम, हेंस गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, यानी जो इक्वेशन दिया गया है वो डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट, क्योंकि देखिए यहाँ P बराबर रो जी एच दिया हुआ है, हम इसके जगह पे 8 रख देते फिर भी बोलता है कि सही है, क्योंकि 8 तो डायमेंशन लेस। यहाँ पे 5 रख देते फिर भी बोलता है कि इक्वेशन सही है, लेकिन एक्चुअल इक्वेशन यही होता है P बराबर रो जी एच, इसीलिए बोलना है कि डायमेंशनली करेक्ट है क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला एप्लीकेशन देखते हैं इसका। बाकी इस पे क्वेश्चन लगाइएगा बुक से, नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा। अगला 2 नंबर एप्लीकेशन देखिए, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम क्या यूज हो सकता है, टू नो द यूनिट ऑफ a फिजिकल क्वांटिटी, यानी डायमेंशनल एनालिसिस का यूज हम कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जानने के लिए, यानी यूनिट पता करने के लिए। एग्जांपल लेकर के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए फोर्स, क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द यूनिट ऑफ फोर्स का यूनिट क्या होगा। तो फोर्स का डायमेंशन आप लोग क्या जानते हैं, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से हम डायमेंशन अपने लोग जानते हैं एम एल टी माइनस टू जानते हैं। एम किस चीज़ के लिए लिखते हैं, मास के लिए, तो एम के जगह पे केजी यूनिट। एल किस चीज़ के लिए लिखते हैं, लेंथ के लिए, तो लेंथ का यूनिट मीटर। और टी किस चीज़ के लिए लिखते हैं, टाइम के लिए, तो टाइम का यूनिट सेकेंड, यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या केजी मीटर सेकेंड टू द पावर -2। ये हो जाएगा फोर्स का यूनिट। इसी को बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं, न्यूटन। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन। समझ पा रहे हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। कहीं बोल देगा प्रेशर दिया हुआ है, जैसे अभी एग्जांपल लिए थे रो जी एच दिया हुआ है। प्रेशर का डायमेंशन अपने लोग क्या निकालने हैं अभी, जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में एम एल -1 टी -2 यही निकालते हैं प्रेशर का डायमेंशन। तो देखिए मास, एम लिखते हैं मास के जगह पे, लेक्चर नंबर 3 देखिए, एम लिखते हैं मास के जगह पे, तो केजी। एल लिखते हैं लेंथ के जगह पे, तो मीटर के पावर -1। और टी लिखते हैं टाइम के जगह पे, तो सेकेंड टू द पावर -2। इसी को बोला जाता है पास्कल। इसको पीए से डिनोट करते हैं। यानी देख पा रहे हैं आप कि डायमेंशन के हेल्प से हम किसी का यूनिट भी डिसाइड कर पा रहे हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस का दूसरा उपयोग ये हो गया, किसी का यूनिट हम पता कर सकते हैं डायमेंशन की हेल्प से। डायमेंशनल एनालिसिस का तीसरा एप्लीकेशन, टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ a फिजिकल क्वांटिटी to convert the unit of a physical quantity
फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट, वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर टू अनदर सिस्टम। यानी डायमेंशनल एनालिसिस का उपयोग करके हम एक किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हमको SI यूनिट में दिया गया है, SI यूनिट हमको पता है, बोलेगा इसको CGS में बताओ कितना होगा, FPS में बताओ कितना होगा, MKS में कितना होगा। अगर ऐसे पूछ देगा तो हम डायमेंशन की मदद से इसको हम निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, एग्जांपल के लिए देखते हैं। क्वेश्चन कहीं दे देगा फाइंड द रिलेशन बिटवीन फोर्स, या इसको बोल सकते हैं 1 न्यूटन, यानी न्यूटन एंड डाइन। यानी न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन, यानी एक न्यूटन में कितना डाइन होगा। तो इसको निकालने के लिए अपने लोग क्या करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस का हेल्प लेंगे। तो क्या आप लोग पढ़े हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम NU फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम NU फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले लेक्चर में बताया है, यानी N1 U1 बराबर N2 U2 लिख सकते हैं। N1 U1 बराबर N2 U2, जहाँ पे N है न्यूमेरिकल वैल्यू, ये है एक सिस्टम में, यानी मान लीजिए SI में दिया हुआ है तो ये SI में, बोलेगा CGS में निकालना तो डाइन CGS में, CGS में ऐसे निकालना है। तो क्या कर सकते हैं, एक साइड लिख लीजिए SI यूनिट, क्या SI यूनिट, और ये दूसरा देखिए न्यूटन है SI यूनिट, इसीलिए यहाँ लिखे एक साइड SI यूनिट, और डाइन कौन सा यूनिट है, CGS यूनिट, तो इसे लिख लीजिए CGS यूनिट। यानी ये है न्यूटन और ये है डाइन, क्योंकि न्यूटन SI यूनिट, डाइन CGS यूनिट। अब देखिए क्या करना है, एक न्यूटन में कितना आ रहा था, मतलब एक न्यूटन का यूनिट क्या आ रहा था, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे ही आ रहा था। चलिए, और डाइन को कैसे लिख सकते हैं, kg का CGS यूनिट हो जाएगा ग्राम, और मीटर का सेंटीमीटर, और सेकेंड का, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक न्यूटन में बताना है कितना डाइन होगा, तो यहाँ पे देखिए n कितना दिया हुआ है, 1, ठीक, n दिया हुआ है 1, और यहाँ पे देखिए मास के जगह पे क्या है, M1 के जगह पे 1 kg, यह है मीटर, यानी लेंथ के जगह पे L1 के जगह पे मान लीजिए कितना दिया हुआ है, 1 मीटर, और T1 के जगह पे कितना दिया हुआ है, x⁻⁻1, तो 1, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए इसमें चलते हैं, n न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमको निकालना है। यहाँ पे मतलब 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा, तो हमको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है ना, कितना होगा, इसीलिए n हमको नहीं पता है। यहाँ पे देखिए मास कितना दिया हुआ है, M1, यहाँ पे दिया है 1 ग्राम, इसके बाद L1 कितना दिया हुआ है, सॉरी M2 हो जाएगा, L2 हो जाएगा, दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, तो T2 कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड, ठीक है, इतना हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, यहाँ से यूनिट निकालिए, पिछले में बताया, इसे पहले वाला एप्लीकेशन बताए थे कि डायमेंशन की मदद से क्या कहते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, U1 कितना हो जाएगा, kg मीटर सेकेंड टू द पावर -2,
यहाँ से n तो नहीं पता है, यूनिट कितना हो जाएगा, U2 हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड टू द पावर -2। अब देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू वो पता है, यहाँ पे यूनिट पता है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है, यूनिट पता है। ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, N1U1 बराबर N2U2। यहाँ से N2 हमको निकालना है, तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, N1U1 बट्टे U2। क्या लिख सकते हैं इसको, N1 इंटू U1 बट्टे U2 लिख सकते हैं। यानी देखिए N1 कितना है, 1, तो 1 और U1 कितना दिया हुआ है, U1 केजी और मीटर सेकेंड टू द पावर -2, अब बट्टे में U2 कितना दिया हुआ है, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड टू द पावर -2। यानी एक केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, क्योंकि हमको CGS में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और इंटू सेकेंड टू द पावर -2 बट्टे में ग्राम का ग्राम, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर और सेकेंड टू द पावर -2 का -2। सेकेंड से सेकेंड टू द पावर -2 सेकेंड टू द पावर माइनस कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 5। यानी N2 कितना आ गया, 10 टू द पावर 5। यानी यहाँ क्या जानते हैं, N1U1 बराबर N2U2। इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोल रहे थे 1 न्यूटन है मेरे पास, यानी 1 न्यूटन बराबर कितना आ गया, 10 टू द पावर 5। सॉरी यहाँ पे नहीं दिख रहा है आप लोगों को, सॉरी यहाँ से कहाँ से नहीं दिख रहा है, यहाँ से इधर लिख देते हैं, इधर तो विजिबल है ना, हाँ चलिए इस साइड लिख देते हैं। देखिए वहाँ क्या है, N2 निकालना है, 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इंटू सेकेंड टू द पावर -2 बट्टे में कितना आ जाएगा, ग्राम, तो ग्राम का ग्राम, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर इंटू सेकेंड टू द पावर -2 का ये, ठीक है। अब देखिए सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, यानी N2 मेरे पास कितना आ जाएगा, N2 कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5। यहाँ से क्या जानते हैं, N1U1 बराबर N2U2। तो N1 कितना है 1 और N2 कितना है, N1 1 और U1 के जगह पर कितना है 1 न्यूटन, इसी को 1 न्यूटन बोल रहे हैं, तो 1 न्यूटन और 10 टू द पावर 5, N2 की जगह पे 10 टू द पावर 5 और U2 की जगह पे 2। लेकिन जानते हैं ना N1U1 बराबर N2U2, तो N के जगह पे 1 और N1 के जगह पे 1 और U1 के जगह पे न्यूटन, यानी 1 न्यूटन बराबर N2 के जगह पे 10 टू द पावर 5 आया, तो 10 टू द पावर 5 और U2 के जगह पे 2, यानी 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन। ऐसे के हेल्प लेकर के हम डायमेंशनल एनालिसिस का उपयोग करके हम यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। ठीक, थोड़ा लेंदी हो जाता है डायमेंशन के यूज से, डायरेक्ट आप यूनिट की हेल्प से ही निकाल लीजिए तो थोड़ा बेटर रहता है। बस डायमेंशन हमको सिखाना था कि डायमेंशन की मदद से हम कैसे कन्वर्ट करेंगे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, इसीलिए थोड़ा हम ऐसा कर दिए हैं। बाकी जब क्वेश्चन आए तो यूनिट की मदद से ही कर लीजिएगा। जैसे देखिए बोलेगा 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, कितना डाइन अगर बोलेगा तो 1 न्यूटन को क्या बोल सकते हैं 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डाइन में हमको चाहिए क्या CGS है, तो इससे हो जाएगा कितना 1 केजी की जगह पे 1000 ग्राम और
मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर, बटे में सेकेंड स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर इंटू सेकेंड⁻⁻2, इसी को ना डाइन बोलते हैं। तो यूनिट से निकालना थोड़ा सही रहता है, जल्दी निकल जाता है, बट थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। समझाने के लिए इतना किए हैं, नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रन देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक एप्लीकेशन और बचा हुआ है, तो उस पर थोड़ा न्यूमेरिकल ज़्यादा करवाएंगे, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम ले लेंगे। तो आप नोट बना के रिवीजन करते रहिए, और अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल जहाँ से मिलता है, जिस बुक से आपको न्यूमेरिकल मिलता है बनाइए, नहीं बनता है कमेंट में डालिए, कोशिश करेंगे आपको आपके हर एक कमेंट का हम रिप्लाई दें। तो तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।